दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। जी हाँ दोस्तों, और यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले हम बातचीत करेंगे दोस्तों पुर्तगालियों और डचों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के पूरे सवाल जो है पुर्तगाली और डच से संबंधित सवाल होंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारा 92 डेज है। इसके पहले दोस्तों 91 लेक्चर तक हम लोगों ने कवर किया एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री। शुरुआत में दोस्तों 45 लेक्चर, 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक जो लेक्चर रहे वो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित रहे। एक एक टॉपिक पर जितने भी चैप्टर में टॉपिक बन सकते थे उन टॉपिक के आधार पर दोस्तों प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आपको दिया गया और आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट भी किए। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर से लेकर के 91 तक, जी हाँ दोस्तों 91 तक दोस्तों हम लोगों ने कवर किया मिडावल हिस्ट्री। आज हमारा 92वां पार्ट है दोस्तों, और 2731 से लेकर के 2760 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। किस तरह के सवाल होंगे आज की क्लास में, तो जैसे मान लीजिए बहुत आसान सवाल मैं नहीं पूछने वाला हूं। सवाल देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। मार्टिन अल्फांसो डी सूजा, बहुत लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना है कि नहीं। अरे सर, हमने तो अल्मीडा का नाम सुना था, हमने तो अल्बुकर का नाम सुना था, हमने तो कभी मार्टिन अल्फांसो डी सूजा का नाम सुना ही नहीं था। ठीक है, तो उसके साथ कौन सा प्रसिद्ध ईसाई संत दोस्तों भारत आया था, ये आपको बताना है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में कौन सी स्थापत्य कला शुरू की गई थी। जी हां दोस्तों, पुर्तगालियों ने किस स्थापत्य कला की शुरुआत किया था। भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। जी हां दोस्तों, किस हिंदू ने गोवा अधिग्रहण में अल्बुकर की सहायता किया था। जी हां दोस्तों, हिंदू है और गोवा के अधिग्रहण में अल्बुकर को सहायता दे रहा है। याद रखेगा, अल्बुकर भी क्या है दोस्तों, यह भी एक पुर्तगाली गवर्नर है। लेकिन अब भारत में डचों का अंतिम रूप में पतन किस युद्ध में हुआ, उस युद्ध का नाम क्या था, कब लड़ा गया युद्ध। ठीक है, भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम क्या है, इस तरह से बेहतरीन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवालों का उत्तर आप आसानी से दे पाते हैं। ठीक है, याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। ये अलग अलग विषय के लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच बनाया जा रहा है। इसमें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया जा रहा है ताकि आप आसानी से जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी कर पाएं और बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको न पढ़ना पड़े। ठीक है, एक बार पढ़िए और उसके बाद आप 10 परीक्षा दे पाएंगे। इतना महारत आप हासिल कर लेंगे अपने विषय में। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सीधे आते हैं अपने सवालों पर और ध्यान से आप पढ़िएगा और जवाब आपको ही देना है। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे दोस्तों, आज हमारा 92 डेज है। 2731 से लेकर 2760 तक के सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं और पढ़ेंगे हम पुर्तगालियों के बारे में और डचों के बारे में। तो पहला सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है भारत में कौन से यूरोपवासी सबसे पहले आए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले कौन आए, तो याद रखेगा भारत में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली कौन था दोस्तों। याद रखेगा यूरोपवासी कौन थे। यूरोप एक देश है, यूरोप देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे यूरोप में पुर्तगाली भी रहते हैं, तो भारत जो है पुर्तगाली भी आए हैं, भारत जो है डच भी आए हैं, भारत जो है अंग्रेज भी आए हैं, भारत जो है डेनिश वाले भी आए हैं, भारत जो है फ्रांस वाले भी आए हैं। तो तमाम लोग दोस्तों भारत आए हैं। उसमें सबसे पहले दोस्तों कौन आया, तो याद रखेंगे नंबर 1 पर आया है पुर्तगाली। जी हां दोस्तों, पुर्तगाली आए हैं। लिख रहा भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम क्या है। जी हां दोस्तों, यूरोपियों का क्रम क्या है। ठीक है, यूरोपियों का क्रम क्या है, तो याद रखेगा नंबर 1 पर कौन आया दोस्तों, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगाली को देखते देखते दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन आ गए दोस्तों, दूसरे नंबर पे डच आ गए। तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन आए हैं, तो तीसरे नंबर पे आए हैं अंग्रेज। चौथे नंबर पे कौन आए, तो चौथे नंबर पे आए हैं डेनिश। जी हां दोस्तों, डेनिश आए हैं। और अंतिम में दोस्तों कौन आया, तो याद रखेगा फ्रांसीसी अंतिम में आए हैं। जी हां दोस्तों, फ्रांसीसी लास्ट में आए। ये उनके आने का क्रम है और ये क्रम भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है। लोग कहते हैं भारत की खोज किया। अरे भारत की खोज कहां जी, आज तक हम 91 दिन से इतिहास पढ़ रहे, तो भारत का इतिहास तो था। ठीक है, और अगर 91 दिन तक हम क्या कर रहे थे, भारत नहीं था, तो भारत तो था ना, तो भारत की खोज नहीं हुआ है। खोज किसका हुआ है, सुधार करिएगा, भारत और यूरोप के बीच जो जल मार्ग था वो जल मार्ग की खोज हुआ कि जल मार्ग के माध्यम से भी भारत जाया जा सकता है, उसकी खोज हुई है। और उसकी खोज दोस्तों किसने किया था, तो 1498 ईस्वी में कौन आया दोस्तों, भारत आया है, वास्को डिगामा। कौन भारत आया दोस्तों, वास्को डिगामा भारत आया है। और भारत के
पश्चिमी तट पर दोस्तों पहुंचा है, पश्चिमी तट पर पहुंचा है, जहां पर जमोरिन नामक राजा ने उसका क्या किया था, स्वागत किया था। राजा जमोरिन ने क्या किया था दोस्तों, उसका स्वागत किया है। ये भी आप याद रखेंगे, सवाल यहां से भी पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशली किस जगह पर आया दोस्तों, तो कालीकट में आया था, वो भी याद रखेंगे। चलिए अभी किसी सवाल में आ जाएगा। लिख रहा है किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने भारत को खोजने में वास्को डी गामा की सहायता किया। जी हां दोस्तों, अच्छा इसके पहले भी दोस्तों बताऊं मैं तो प्रयास पहले भी हो चुका था, भारत को खोजने का प्रयास पहले भी हो चुका था। सन 1492 में पुर्तगाल से निकला था दोस्तों एक पुर्तगाली यात्री था कोलंबस। क्या नाम था दोस्तों, कोलंबस। ये कोलंबस दोस्तों निकला था भारत की खोज करने और गलती से कहां पहुंच गया दोस्तों, अमेरिका पहुंच गया और वहां के लोगों को कहा रेड इंडियंस। क्या कहा दोस्तों, रेड इंडियंस। जी हां दोस्तों, रेड इंडियंस कहा। ये दोस्तों 1192 में ही खोज चल रहा था, ठीक है। वो तो बाद में दोस्तों 1100 करें यार, 1492 में ही खोज चल रहा था। बाद में दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा। वास्को डी गामा भी दोस्तों अफ्रीका तक आ गया था और अफ्रीका से जब आप भारत की तरफ आएंगे या महाराष्ट्र की तरफ या फिर जो पश्चिमी घाट वाला बेल्ट है या भारत का जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है उधर आप आएंगे तो वहां आके थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो यहां पर इसे एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला जिसका नाम था अब्दुल मनिक। क्या नाम था दोस्तों, अब्दुल मनिक नाम था। ये अब्दुल मनिक की सहायता से तब वास्को डी गामा को रास्ता मिला, ठीक है। ये रास्ता दिखाया उसको समझ में आया, ठीक है। तब इसको राजा मिला और रास्ता मिला, तब वास्को डी गामा 1498 में दोस्तों भारत आता है, ठीक है। और भारत में कहां आता है दोस्तों, तो याद रखेंगे कालीकट आता है। कहां पर आता है, कालीकट। वर्तमान में दोस्तों इस कालीकट को हम कोझीकोड कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इसका नाम नहीं है। अब अगर कालीकोट खोजने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो कालीकट ना ढूंढिएगा, अब कोझीकोड ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वो वही स्थान है जहां पर पहली बार वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। अगला सवाल लिख रहा है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों कहां पर खोली। जी हां दोस्तों, पुर्तगाली आए क्यों थे दोस्तों, तो पुर्तगालियों को कहा जाता है कि आए थे व्यापार करने। क्या करने आए थे दोस्तों, व्यापार करने के उद्देश्य से दोस्तों आए थे। और व्यापार करने में किस चीज का व्यापार करने, तो खास करके मसालों का व्यापार। जी हां दोस्तों, मसालों का व्यापार। क्यों, क्योंकि दोस्तों दक्षिण की तरफ दो केरल वगैरह वाला बेल्ट है या फिर कर्नाटक वाला बेल्ट है, वहां पर मसाले बहुत अच्छे होते हैं। और क्योंकि पुर्तगाली यूरोप से आए थे, यूरोप में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती थी और ठंडी के समय में खाने में तो गर्मी वाला आइटम चाहिए, ठीक है। मसाला शरीर में गर्मी पैदा करता था, इसलिए दोस्तों मसाला इनका सबसे प्रिय आहार हुआ करता था। तो मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से ये पुर्तगाली भारत आए थे। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या खोला, अपना व्यापारिक कोठी। तो व्यापार करने के लिए व्यापारिक कोठी भाई कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां बैठकर ये डील किया करेंगे। तो याद रखेगा ये व्यापारिक कोठी, जो पहली व्यापारिक कोठी खुली है दोस्तों, वो कहां पर खुली है, तो ध्यान रखिएगा ये पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खुला है। कहां पर खुला है, कोचीन में। देखिए मेरी एक आदत है, मैं अपनी क्लास में इधर उधर की बातें नहीं करता, ठीक है। मैं चाहता तो बड़ा भूमिका बनाया होता कि आज महान शुभारंभ हो रहा है। अरे काहे का शुभारंभ, ठीक है। जब तक पता नहीं मुझे क्यों लगता है ना कि जब तक बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाए ना, उससे बड़ी खुशी कुछ होती नहीं है, ठीक है। बाद में चिल्लप्पो मचाना नहीं बेकार लगता है। कवर पेज पर महाशुभारंभ, दहाड़ दो शेर है, ये है 7 फेरा 5 फेरा 14 फेरा 74 फेरा, ये सब पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, ठीक है। मुझे लगता है जैसे कि सच में मैं दिखावा कर रहा हूँ। शायद इसके पीछे वजह है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ और किस चीज़ को कैसे बेचा जाता है या कैसे लोगों को लुभाया जाता है, वो सारी चीज़ें मुझे पता है। कहीं ना कहीं बीकॉम एमकॉम और सीए सीपीटी के दौरान ये सारी चीज़ें मुझे हमारे जो किताबों में देखने को मिली हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा पता नहीं क्यों जब कोई करता है या कोई चैनल वाला करता है ना तो बड़ी हंसी सी आती है। तो मुझे लगता नहीं मुझे ऐसा काम नहीं करना। कभी आप देखिए हम अपने कवर पेज पे भी इस तरह नहीं जानते हैं कि महाशुभारंभ और बहुत बड़ी घड़ी आ गई। नहीं, घड़ी मुझे उस दिन का इंतजार है ना जब आपका सिलेक्शन होने लगेगा और धुआंधार लोगों का सिलेक्शन होगा। आज भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं तो रोज मुझे 4-5 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं कि सर मेरा वर्ग 2 में हो गया, मेरा यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, तो आता रहता मैसेज, ठीक है। और जो ऑफिशियल नंबर है वहाँ भी बच्चे कांटेक्ट करते रहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी टेस्टिमोनियल भी नहीं अपडेट करते, ठीक है। लगता है ना कि जरूरत से ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए। 2-4-10 बच्चों का सिलेक्शन से खुशी नहीं मिलने वाली, जरूरत से ज्यादा सिलेक्शन मिलना चाहिए, उस दिन का इंतजार है दोस्तों। इसीलिए शांति से पढ़ाने पे काम करता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते रहते हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा कोई भूमिका बनाने वाली बात नहीं है। अरे 92वां लेक्चर है और शानदार तरीके से हमारा तो कोशिश ये होता है ना कि अगर आज आधुनिक भारत का इतिहास हमने शुरू किया तो शुरुआत में हमें पता क्या चाहिए, हमें और कम समय में और बेहतरीन कंटेंट दे दें, और ज्यादा कंटेंट दे दें कि आप और ज्यादा खुश हो जाओ। वही आज का शुभारंभ हो गया।
यही शुभारंभ हो गया हमारा, है कि नहीं? तो अच्छा चीज पढ़िए, ठीक है। लिख रहा है भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? देखिए लोग रटने चले जाते हैं, ठीक है भाई, कोई रीजन रहा होगा ब्लू वाटर पॉलिसी बनाने की, तो पहले बात को समझिएगा। रास्ता कितने ढूंढा था पुर्तगालियों ने? पुर्तगाली कहां से आए थे? यूरोप से। अब यूरोप के जो दूसरे देश वाले थे उनको लगा यार पुर्तगालियों को तो रास्ता मिल गया भारत का, ये वहां से मसाला ला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पुर्तगाल जो है खूब आगे बढ़ रहा है। तो जो आस पड़ोस के देश थे जैसे इंग्लैंड था, डेनिस था, डेनमार्क था, फ्रांस था, जो आसपास के देश थे वो भी चाह रहे थे कि यार हम भी भारत के साथ जाके व्यापार करते। तो दोस्तों वो भी अपनी नौका लेके पहुंच जा रहे थे, ठीक है। तो जब वो अपनी नौका लेकर पहुंचे कहां पर, अफ्रीका से और भारत के आने के बीच में, तो दोस्तों यहां पर पुर्तगालियों को लगा कि अब क्या किया जाए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जाने से रोक देंगे भाई, अंग्रेज आना चाहेंगे या फिर डच आना चाहेंगे तो क्या पुर्तगाली मना कर देंगे? क्या मना तो कर नहीं सकते, समुद्र उनके बाप का थोड़े, ठीक है। अरे भाई वो भी तो कभी न कभी पहली बार आए हैं, जब भारतीय राजा नहीं मना किए तो पुर्तगाली मना करने वाले होते कौन है? तो पुर्तगालियों ने कहा यहां पर हैवी मात्रा में टैक्स लिया जाए इन सबसे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों एक ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई कि उस समुद्र को पार करने के लिए एक नीति बनाई जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं या नीले जल की नीति कहते हैं। और लिख रहा दोस्तों इसे किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाया? दोस्तों तो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आए थे, बाद में गवर्नर भी दोस्तों चल पड़ता है। तो यहां पर एक गवर्नर का नाम मिलता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या मिलता है दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था दोस्तों ये पहला गवर्नर था और यही दोस्तों ये ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया है। कब दोस्तों? तो याद रखेंगे ये बनाया गया, ठीक है। तो 1505 ईस्वी में दोस्तों गवर्नर बन के आया था, ठीक है। 1505 ईस्वी में भाई 1498 में तो पुर्तगाली आए थे, तो 1498 में आया है वास्को डी गामा, फिर वापस गया, फिर दोबारा दोस्तों 2 साल बाद फिर से आया, सन 1500 में फिर से आया, ठीक है, वास्को डी गामा। तो याद रखेगा उसके बाद दोस्तों पुर्तगाल के गवर्नर वगैरह भी आ गए, तब जाकर के यहाँ व्यवस्थित रूप से उन्होंने अपना काम धाम शुरू कर दिया। अब बात समझ में आया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद गोवा का गवर्नर कौन बना? ठीक है, तो याद रखेगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके बारे में याद रखेगा। एक तो ये प्रथम गवर्नर था, कितनी बात याद रखना वो सुनिएगा, ठीक है। एक तो ये प्रथम गवर्नर था, दूसरा दोस्तों याद रखना है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। क्या लाई थी दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया था इसने। ये 2 सवाल इससे पूछता है। एक तीसरी बात इसको याद रखेगा कि 1505 ईस्वी में दोस्तों ये गवर्नर बन के आया था। ये इतनी बात ही अगर आप याद रखते हैं तो काम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों गोवा का गवर्नर कौन बना? तो बना अल्बुकर्क। कौन बना दोस्तों? जो अगला गवर्नर बनता है वो कौन है दोस्तों? अल्बुकर्क जो है ये अगला गवर्नर बनता है। कब आता है दोस्तों? पूरा नाम रहता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। तो 1509 ईस्वी में दोस्तों अल्बुकर्क याद रखिए, जैसे अल्मीडा याद रखिए, वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इतना बड़ा नाम हो जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये 1505 में 1509 में अल्बुकर्क आ गया। और अल्बुकर्क आने के बाद देखिए यहां एक शब्द लिखा है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है, लिखा है गोवा का गवर्नर। भाई ये गवर्नर था ये तो समझ में आता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी जगह का नाम दे दिया गोवा का गवर्नर, सर क्यों? तो याद रखिएगा 1509 में आया ना, तो 1510 में हमला कर दिया जाकर, ठीक है। 1510 में गोवा पर हमला करके गोवा को जीत लिया। सर ये तो गलत हो रहा था, ये तो पुर्तगाली हमारे देश में आए थे व्यापार करने, उनको खाली जो है व्यापार से मतलब था। अब उन्होंने क्या किया? पहले तो अपनी कोठी बना लिया। कोठी कहां बनाया? कोचीन में, ठीक है। कोठी कहां बनाया इन्होंने अपनी कोठी कहां बनाया दोस्तों? तो कोचीन में सर इन्होंने अपनी कोठी बना लिया। और अब दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया? मतलब 12 साल भी नहीं बीता है, 1498 में आए और 1510 में गोवा को जीत करके अपने कब्जे में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज था उस समय, देखने लायक, समझने लायक, लेकिन जो भारतीय शासक थे वो इतने समझदार थे नहीं, ठीक है। अच्छा कैसे सर ये सब हुआ, जरा उसके बारे में बताइए। तो एक सवाल आता है कि गोवा में बीजापुर के किस शासक का अधिकार था? तो गोवा में दोस्तों उस समय बीजापुर के शासक का अधिकार था। और किस शासक का अधिकार था? तो याद रखेगा आदिल शाह का, ठीक है। उस शासक का नाम क्या था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह का अधिकार था। और इसने यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया? युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ करके 1510 ईस्वी में, ठीक है, 1510 ईस्वी में क्या कर लिया दोस्तों? इससे गोवा छीन लिया, जीत नहीं लिया, छीन लिया। जी हाँ दोस्तों, कि गोवा हमारे अंडर में है, पुर्तगालियों के अंडर में गोवा आ गया। और किसके अंडर में? तो पुर्तगालियों में कौन था दोस्तों? याद रखेंगे अल्बुकर्क के पास आ गया। किसके पास दोस्तों? अल्बुकर्क के पास आ गया, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा किस
हिंदू ने गोवा के अधिग्रहण में अल्बुकर की सहायता किया था। ठीक है, बिना हमारे किसी अपने की सहायता किए ये हो ही नहीं सकता था। तो उस समय एक हिंदू का नाम आता है जिसका नाम है तिमैया। क्या नाम दोस्तों? तिमैया नाम का एक हिंदू हुआ करता था जिसने अल्बुकर की सहायता किया। किस लिए दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनने में दोस्तों 1510 ईस्वी में इस तिमैया ने किसका साथ दिया है? तो याद रखेंगे अल्बुकर के ने साथ दिया, अल्बुकर का साथ दिया है। यह आपके लिए नया सवाल है। मुझे पता है आपने जहां भी पढ़ा होगा, किसी भी कोचिंग में पढ़ा होगा, लेकिन कहीं भी दोस्तों आपके सामने इन तरह से इन प्रश्नों का या इन कैरेक्टर का चर्चा नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, नहीं चर्चा हुआ, आप चर्चा हो रहा है तो अब कम से कम नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है नीनू डी कुन्हा। जी हाँ दोस्तों, नीनू डी कुन्हा ये किस वर्ष दोस्तों गोवा का गवर्नर बन के आया? तो हमने सबसे पहले पढ़ा दोस्तों कि अल्मीड़ा आया था। ठीक है, अल्मीड़ा के लिए जो टाइम पीरियड हमने याद किया दोस्तों 1505 ईस्वी याद किया और ब्लू वाटर पॉलिसी याद किया है। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमने अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा। अल्बुकर्क के बारे में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है 1509 ईस्वी है। और जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है दोस्तों? इसने गोवा जीत लिया, इसने गोवा जीता और इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये दोनों की एक खासियत याद रखें। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ये दोनों की एक खासियत आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों अब जो आ रहा है दोस्तों नीनू डी कुन्हा आ रहा है। कौन आ रहा है दोस्तों? नीनू डी कुन्हा। जी हाँ दोस्तों, नीनू डी कुन्हा ये तीसरा गवर्नर आ रहा है, नीनू डी कुन्हा। और ये दोस्तों गोवा का गवर्नर कब रहा दोस्तों? तो 1529 ईस्वी में दोस्तों नीनू डी कुन्हा ये गोवा का गवर्नर बनकर रहा। ठीक है, और इसने क्या किया दोस्तों? फिर धीरे धीरे अपनी सेना का विस्तार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेना पहले भर्ती करना शुरू किया। अब सेना भर्ती करेगा तो सेना को रहने के लिए स्थान भी देना पड़ेगा, तो किलेबंदी करना शुरू करेगा। तो पहले तो व्यापारिक कोठी बनाया खाली इन लोगों ने कोचिन में, बाद में दोस्तों अपनी सेना भी रखना शुरू करेगा और अपना अपना फोर्ट भी बनाएंगे। ये सब लिख रहा है पुर्तगालियों ने किस वर्ष राजधानी को कोचिन से उठा के क्या कर दिया? गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो कोचिन था क्या दोस्तों बताइए? और कोचिन राजधानी क्यों थी? क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी थी। पहली व्यापारिक कोठी थी। क्या थी दोस्तों पहली व्यापारिक कोठी? ये कोचिन तो थी, कोचिन। बाद में दोस्तों उन्होंने कोचिन थी व्यापारिक कोठी, इसलिए अपना कैपिटल अपनी राजधानी समझते थे। गोवा दोस्तों किसके समय में स्थानांतरित हो गया? तो इसी नीनू डी कुन्हा के समय में दोस्तों 1530 ईस्वी में सबसे पहले अपनी राजधानी को उन्होंने कोचिन से उठा के कहां शिफ्ट कर दिया? गोवा शिफ्ट कर दिया कि हमारा अपना जीता हुआ, कोई भाड़ा किराया नहीं देना पड़ेगा, हम अपने घर आ गए। ठीक है, ये हो गया इनके कब्जे वाली बात। लिख रहा है मार्टिन अल्फांसो डी सूजा। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा किस वर्ष गोवा का गवर्नर बन के आया? तो दोस्तों 3 नंबर के बाद दोस्तों आप इसका नंबर कर दीजिएगा 4 नंबर। ठीक है, ये चौथा गवर्नर दोस्तों डिसूजा आता है दोस्तों, और ये आता है सन 1542 ईस्वी में। अच्छा, आपको कुछ याद है दोस्तों इस समय देश दुनिया में क्या चल रहा है? ठीक है, तो आपको मैं बताऊं जरा कि जब 1498 में इसकी एंट्री हुई है तो याद रखिएगा उस समय बाबर भी भारत नहीं आया है। अभी बाबर नहीं भारत आया। ठीक है, बाबर काबुल में आएगा, वो भी 1506-7 के दौरान आएगा। 1504 में पहले आता है, फिर 6-7 में आता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी से लड़ाई करता है 1526 में। सोचो उस पीरियड में ये सारी घटना घटित हो रही है जो पुर्तगालियों के द्वारा घटित हो रही है। ठीक है, 1542 दोस्तों आपको याद होगा ये अकबर पैदा हुआ है। अकबर पैदा हुआ है दोस्तों 1542 में, आप याद रखिएगा। और इसके पहले 1539 और 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध लड़ा जा चुका है। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने भारत से खदेड़ करके भगा दिया है। और बाद में दोस्तों क्या होता है? अकबर का जन्म होता है 1542 में। ये अकबर के जन्म का समय है और उस समय दोस्तों चौथा गवर्नर है, पुर्तगालियों का चौथा गवर्नर डिसूजा है दोस्तों भारत में। यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ कौन सा प्रसिद्ध ईसाई संत दोस्तों भारत आया था? तो देखो ये चौथे नंबर का था दोस्तों, ये चौथे नंबर का गवर्नर था। चीजें सही थी। और टाइम पीरियड क्या चल रहा था दोस्तों? 1542 ईस्वी। ठीक है, एक तरफ अकबर पैदा हो रहा है, दूसरी तरफ भारत में ईसाई संत दोस्तों एंट्री हो रही ईसाई संत की। और ईसाई संत कौन आया था दोस्तों? तो याद रखेगा फ्रांसिस्को जेवियर। कौन आया था दोस्तों? फ्रांसिस्को जेवियर। जी हाँ दोस्तों, या इसे हम सेंट जेवियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट जेवियर। या दोस्तों सेंट जेवियर याद रखेंगे। ये पुर्तगालियों का पहला क्या था दोस्तों? पुर्तगालियों के साथ आने वाला भारत का पहला ईसाई संत था, याद रखेंगे। ठीक है, अभी भारत से दोस्तों एक व्यक्ति को संत बनाया गया, संत घोषित किया गया। आपको नाम पता है? देव सहाय पिल्लई को। ठीक है, देव सहाय पिल्लई को। जी हाँ दोस्तों, देव सहाय पिल्लई। अभी तक
इसके पहले आज तक के इतिहास में दोस्तों कभी भी किसी भारतीय को संत नहीं घोषित किया गया था। कहां पर दोस्तों, हम इस मामले में बात करें, ईसाई संत नहीं घोषित किया गया था। संत मतलब अपने वाले संत नहीं, संत मतलब ईसाई संत, ठीक है। अभी तक किसी को ईसाई संत नहीं घोषित किया गया था, लेकिन दोस्तों देव साहेब पिल्लई पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ईसाई संत घोषित किया गया। यह सवाल भी आप याद रखेंगे, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है गोवा, दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण दोस्तों किसने किया, ठीक है। गोवा को जीतने के बाद दोस्तों महाराष्ट्र से जब आप गुजरात की साइड बढ़ेंगे ना, तो जहां खंभात की खाड़ी पड़ती है वहीं पर दोस्तों आपको दमन दीव मिल जाएगा। अब ये दमन दीव दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली के साथ जोड़ दिया गया है। उस समय दोस्तों नहीं था, उस समय अलग था। तो गोवा और दमन दीव का दोस्तों उपनिवेशीकरण दोस्तों किसने किया है, इन्हीं पुर्तगालियों ने इसका क्या किया दोस्तों, इन्हीं पुर्तगालियों ने क्या किया, इसका उपनिवेशीकरण किया। उपनिवेशीकरण माने समझते क्या होता है, उसको अपना उपनिवेश बनाया, उसको क्या बनाया, उस स्थान को अपना उपनिवेश बनाया और वहां पर भी अपनी दोस्तों कोठियां बनानी शुरू कर दी, ये तात्पर्य है। लिख रहा पुर्तगालियों द्वारा अपने अधीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर वसूले जाने वाले सुरक्षा कर को दोस्तों क्या कहा जाता था, ये व्यापारियों द्वारा जो उनका प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, अरे वही जो यूरोप से भारत आने का जो जल मार्ग है वही तो इनका व्यापारिक मार्ग है। तो दोस्तों वहां पर ये सुरक्षा के नाम से टैक्स लिया करते थे, जिसे कार्टेज कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, उस टैक्स को क्या कहते थे, उस सुरक्षा कर को क्या कहते थे, उस सुरक्षा कर को कार्टेज नाम दिया जाता था। जी हां दोस्तों, उस टैक्स को क्या कहते थे दोस्तों, कार्टेज कहते थे। जी हां दोस्तों, कार्टेज शब्द याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई दोस्तों। एक मौका दीजिए और जुड़िए स्टडी 91 के साथ। जी हां दोस्तों, देखिए जो हमारी किताबें हैं इसके कंटेंट जो है ना, ये ऑल ओवर इंडिया आप चाहे किसी भी किताब में ढूंढ लीजिए, मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंटेंट राइटर यहाँ किताबें नहीं लिखते, यहाँ किताबें स्वयं से लिखी जाती है और अपने हाथों से लिखी जाती है और पूरे मेहनत और पूरे ईमानदारी के साथ लिखी जाती है। यही वजह है कि किताबें लिखने में 2-2, 3-3 महीने का समय चल जाता, जब तक क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल जाता, जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता मैं, तब तक दोस्तों किताबें नहीं आती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कैसे किताब खरीदा जाए, कहीं कोई डाउट हो रहा है, कहीं कोई परेशानी है, आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल हैं। हमारा वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वहां किताबें मिल जाएंगी आपको, आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, हर जगह किताबें लिस्ट है दोस्तों, वहां से भी आप किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा पुर्तगालियों द्वारा जारी सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। अभी तो दोस्तों पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले आपने देखा क्या किया पुर्तगालियों ने पहले व्यापारिक कोठी बनाई, ठीक है। ये उनके एंट्री का पहला काम था। दूसरा काम दोस्तों क्या किया, व्यापारिक कोठी बनाई और जम के फिर क्या किया दोस्तों, व्यापार किया, ठीक है। ये इनका दूसरा काम था। तीसरे नंबर पे दोस्तों उन्होंने क्या किया, तीसरे नंबर पे उन्होंने अपना गवर्नर बुला लिया और इन गवर्नर ने दोस्तों क्या कर दिया, कर वसूलना शुरू कर दिया, कर वसूलना शुरू कर दिया। चौथे नंबर पे दोस्तों इन पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया, तो देखिए इन्होंने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, गोवा को कब्जे में ले लिया। पांचवें नंबर पे दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, ठीक है। इस तरह से ये अपना काम करते रहे, ठीक है। धीरे धीरे अपनी सेना भी बना दिए और आज ऐसा समय आ गया है जब पुर्तगालियों ने अपना सोने का सिक्का भी जारी कर दिया, यानी उनकी अपनी खुद की मुद्रा भी दोस्तों जारी हो गई, ये आप याद रखिए। और उस सोने की मुद्रा को क्या कहते थे, उसे कहा जाता था कुसेडो। जिस तरह से सुरक्षा कर को कार्तेज कहते थे, इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे कुसेडो। जी हां दोस्तों, कुसेडो कहते थे। ध्यान दीजिएगा, जो पुर्तगालियों द्वारा जारी सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहा जाता था कुसेडो, ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा पुर्तगालियों द्वारा भारत में कौन सी स्थापत्य कला शुरू किया गया। धीरे धीरे दोस्तों पुर्तगाली भारतीयों में रमना शुरू कर दिए। एक समय ऐसा आता है जब पुर्तगाली भारतीय महिलाओं से विवाह करना शुरू कर देते हैं ताकि वो यहाँ के अस्थाई निवासी बन जाएं। जी हां दोस्तों, ठीक है, ऐसा भी समय आएगा। तो अभी तो दोस्तों स्थापत्य कला की बात आ रही है, तो याद रखिए आपने गोथिक का नाम सुना होगा, गोथिक कला का नाम सुना है, कभी सुना होगा गोथिक कला या गोथिक पेंटिंग का नाम सुना होगा। ये गोथिक स्थापत्य कला जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, ये पुर्तगालियों से ही संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, जी हां दोस्तों, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने और कब किया। तो दोस्तों अगर कब की बात करेगा तो बताइएगा 1556 ईस्वी
ईस्वी, सर रुक जाइए 1 मिनट के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है ये। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने विक्रमादित्य हेमू को दोस्तों पराजित किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ये वही साल है दोस्तों जब 1556 ईस्वी में यहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ पानीपत द्वितीय चल रहा है, दूसरे तरफ पुर्तगाली क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और किसने किया दोस्तों, तो पुर्तगालियों ने किया, पुर्तगालियों ने किया भाई। अब किसी पर्टिकुलर का नाम यहां पे नहीं है, पुर्तगालियों द्वारा दोस्तों पहली बार भारत में क्या लगाया गया, प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कौन सी फसल, जी हां दोस्तों, कौन सी फसल की खेती दोस्तों आरंभ किया पुर्तगालियों ने भारत में दोस्तों खेती। वैसे तो पुर्तगाली आए थे दोस्तों किस लिए दोस्तों, ये खास करके मसाले का व्यापार करते थे, मसाले का व्यापार करते थे। लेकिन जब वो रहना शुरू कर दिए तब उन्होंने दोस्तों अपनी खुद की एक फसल, बाहरी फसल को लेकर आया और यहां पर दोस्तों वो आदि बनाया, लोगों को तंबाकू का आदि बनाया। जी हां दोस्तों, तंबाकू का आदि बनाया। और तंबाकू सबसे अच्छा पूछता है सवाल परीक्षा में कि तंबाकू को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। श्रेय बहुत अच्छा चीज था क्या, आज हम दोस्तों प्रचार कर करके थक गए कि तंबाकू निषेध हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अलग अलग माध्यम से लोग तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं, जो कैंसर के शिकार हो रहे हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, जो तंबाकू है दोस्तों, ये किसने लाया, ये पुर्तगालियों ने लाया। ठीक है, पुर्तगालियों ने लाया। तो ये तंबाकू की खेती दोस्तों भारत में आरंभ हो गई पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा पुर्तगाली ने आलू की खेती भी शुरू करवाई और मकई की खेती भी दोस्तों शुरू कराई। आलू और मकई को भी भारत लाए। ये आलू मकई दोस्तों कहां से आया था, ये अमेरिका से लाया इन्होंने। ठीक है, अमेरिका की फसल थी आलू और मकई, ये आलू और मकई भी यहां पर लेकर आए और इसकी खेती भी शुरू हो गई। तो ये सारे सवाल भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा भारत आने वाला पहला डच कौन था, भारत आने वाले पहले डच कौन था, पहला डच लिखेगा। भारत आने वाला दोस्तों पहला डच कौन था, तो डच देखिए, ये जिस तरह से पुर्तगाल के रहने वाले को पुर्तगाली कहा जाता था उसी तरह से डच होते थे। ठीक है, और डच में दोस्तों कार्नेलिस का नाम आता है। किसका नाम आता है, कार्नेलिस का नाम आता है, जो पहला डच था। जिस तरह से वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था उसी तरह से पहला डच था। ठीक है, इसका नाम था, ठीक है, कार्नेलिस द हस्तमान। क्या नाम था दोस्तों, कार्नेलिस द हस्तमान, ये इसका नाम है दोस्तों। ये दोस्तों भारत आया था और कब आया था दोस्तों, तो 1596 ईस्वी। यानी अगर दोनों में तुलना करेंगे, वास्को डी गामा की बात करें अगर हम, वास्को डी गामा जो कि क्या था दोस्तों, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, वास्को डी गामा पुर्तगाली था और ये भारत आया था दोस्तों 1498 में। ठीक है, और ये देखिए 1596 में, यानी दोनों के बीच में दोस्तों 100 साल तो एकदम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 98 साल का दोस्तों अंतर आपको दिख रहा होगा, 98 ईयर का। जी हां दोस्तों, 98 साल बाद दोस्तों डचों की एंट्री हुई। मतलब लगभग 100 साल तक अकेले पुर्तगाली जमे रहे, किसी यूरोपियन कंट्री को आने ही नहीं दिए, भारत घुसने ही नहीं दिए, सब अकेले अपना राजपाट करते रहे। बाद में दोस्तों डच आ गए। लिख रहा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों कब हुई, तो पुर्तगाल आ चुके थे, वो अपनी कंपनी बना चुके थे, अब डचों की बारी थी दोस्तों। तो डचों ने दोस्तों 1602 ईस्वी में दोस्तों अपना पहला डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया दोस्तों। और अपना कारखाना दोस्तों कहां स्थापित किया, कारखाना, तो डचों ने जो अपना पहला कारखाना बनाया दोस्तों वो मसूलीपट्टनम में बनाया। कहां पे बनाया दोस्तों, मसूलीपट्टनम में दोस्तों बनाया। याद रखेंगे 1602 में एंट्री हुई थी, लेकिन कारखाना दोस्तों 1605 में बनाया। ठीक है भाई, आएंगे अलग टाइम पे और कारखाना अलग टाइम पे बनेगा। ठीक है, तो कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में बना था। इसके पहले आपने पढ़ा था कोचीन में किसका कारखाना था दोस्तों, तो कोचीन में अपना पहला व्यापारिक कोठी बनाया था अंग्रेजों ने, बाद में राजधानी शिफ्ट कर दिया गोवा। ठीक है, वो चलिए अलग बात है। ठीक है, डिफ्यूजा के समय में। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा डचों ने किस वर्ष पुलिकट और सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। जी हां दोस्तों, डचों ने पहला कारखाना दोस्तों याद रखेगा, डचों की एंट्री कब होती दोस्तों, तो डचों की एंट्री होती दोस्तों 1596 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये एंट्री टाइम है। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने क्या पढ़ा दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेगा तब बताएगा दोस्तों 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। डचों का पहला कारखाना दोस्तों जो बना है, पहला कारखाना ये कहां बना दोस्तों, तो ये बना है मसूलीपट्टनम में। कहां बना है, मसूलीपट्टनम में। और कब बना दोस्तों, तो 1605 ईस्वी में बना। ठीक है, तो पहला कारखाना तो बन गया है, अब ये दूसरा कारखाना बना रहे हैं दोस्तों। एक पुलिकट में कारखाना बन रहा है और एक सूरत में कारखाना बन रहा है। तो पुलिकट वाला कारखाना दोस्तों 5 साल बाद, याद रखेंगे 1605 में पुलिकट में इन्होंने अपना कारखाना बनाया। ठीक है, सॉरी 1605 नहीं, 5 साल बाद
5 साल बाद, ठीक है, यानी 1610 में, ठीक है, 5 में तो यहां मसूलीपट्टनम में बना था, ठीक है, तो 1610 में पुलिकट में इन्होंने अपना कारखाना बनाया और उसके बाद ठीक 5 साल बाद फिर यानी 15 ना करके 16 कर लीजिए, तो 1616 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने सूरत में अपना कारखाना बनाया, गुजरात में, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में, दूसरा कारखाना 5 साल बाद 1610 में पुलिकट में, तीसरा कारखाना फिर 5 साल बाद 1615 ना बोल के 1616 याद रखेगा सूरत में, ठीक है। ये 3 कारखाने दोस्तों फटाफट जो है बना लिया इन्होंने, ठीक है। 10 साल में डचों ने बना लिया। लिख रहा डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? अब डचों को लगने लगा कि भाई पुर्तगाली गोवा को लेकर के बड़ा जो है विस्तार कर रहे हैं अपने राजपाट का या अपनी कंपनियों का, अपने व्यापारिक कोठियों का, क्योंकि गोवा जो है ना ये समुद्र तट पर स्थित था, ठीक है। वहां से दोस्तों आना जाना काफी आसान था, तो डचों को लगा क्यों ना पुर्तगालियों के ऊपर हमला करके क्या कर दिया जाए, गोवा छीन लिया जाए। और ऐसा है क्या, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया दोस्तों? तो 1639 ईस्वी में, ठीक है। जब थोड़ा अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया तो इन्होंने दोस्तों गोवा पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। किसने? डचों ने दोस्तों आक्रमण कर दिया, इसको भी याद रखिएगा। धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने और भी अपना कारखाना बनाया। जैसे एक सवाल आता है दोस्तों कि इन्होंने अपना कारखाना कारिकल में कब खोला? जी हां दोस्तों, कारिकल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक पुलिकट हमने पढ़ा था वो 1610 में पढ़ा था, और सूरत हमने पढ़ा था 1616 पढ़ा था, मसूलीपट्टनम पढ़ा था 1605 पढ़ा था। ये वाला कारखाना दोस्तों कब हुआ दोस्तों? तो 1645 में, जब ये गोवा वगैरह पे हमला करके अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया, तब दोस्तों कारिकल में और आगे चल के चिनसुरा में भी अपना कारखाना खोला। कहां पर? चिनसुरा में भी अपना कारखाना खोला। कब दोस्तों? तो 1653 ईस्वी में, ठीक है। ये सब याद रखेंगे और टाइम पीरियड ध्यान देंगे ना, तो टाइम पीरियड दोस्तों अकबर का समाप्त होकर जहांगीर का भी समाप्त हो गया। किसका टाइम पीरियड चल रहा है? ये मुगल बादशाह शाहजहां का टाइम पीरियड चल रहा है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, लिख रहा डचों ने किस वर्ष कासिम बाजार, कासिम बाजार दोस्तों दक्षिण में नहीं है, ये डच अब आ गए कहां पर दोस्तों? सीधे आ गए पश्चिम बंगाल साइड। तो कासिम बाजार में, बिहार के पटना में, उड़ीसा के बालासोर में और उधर नागपट्टनम में, ठीक है। इन चारों जगह पे भी दोस्तों अपने कारखाने स्थापित करना शुरू कर दिया उन्होंने। कब? तो 1658 ईस्वी में। जी हां दोस्तों, 1658 ईस्वी में। बहुत तेजी से, जितना तेजी से पुर्तगालियों ने अपना विस्तार नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये डच चल रहे थे। तो जो जितना तेजी से आगे बढ़ता है उसका पतन भी उतना तेजी से होता है। ये जितने तेजी से भाग रहे हैं ना, अभी इनका पतन होगा, ठीक है, घबराइएगा मत, ठीक है दोस्तों। आगे चल के इन्होंने कोचीन में भी अधिकार कर लिया। 1663 में कोचीन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ये वही कोचीन है जहां पर पहला व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। एक तरह से पुर्तगालियों के मान सम्मान पे हमला हो रहा है। 1663 में यहां पर हमला हो गया, गोवा पे पहले ही हमला हो गया है 39 में, देखिए 39 में गोवा पे भी हमला हो चुका है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि डच पूरी तरह से पुर्तगालियों को समाप्त करने पे तुले थे और इसीलिए दोस्तों अब इनका अंत निश्चित है। लिख रहा डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस स्थान पर अपने सोने के सिक्के ढालती थी? जिस तरह से आपने पढ़ा दोस्तों कि सोने के सिक्के पुर्तगालियों के भी थे, ठीक है, उसी तरह से डचों ने भी अपने सोने के सिक्के ढालने दोस्तों शुरू कर दिए। और ये कहां पर दोस्तों ढालती थी? तो याद रखिएगा पुलिकट में ढालती थी, पुलिकट में अपने सोने के सिक्के ढालती थी। पुलिकट वही स्थान है दोस्तों जहां पर 1610 ईस्वी में इन्होंने अपना क्या बनाया था? पुलिकट में अपना कारखाना स्थापित किया था, याद है ना। 1610 में, 1605 में मसूलीपट्टनम, फिर 1610 में पुलिकट में, फिर 1616 में सूरत में, याद हुआ ना आपको। फिर 39 में जाकर गोवा पे हमला किया, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा किस वस्तु निर्यात मत बनाने, किस वस्तु को निर्यात मत यानी किस वस्तु को दोस्तों एक्सपोर्ट लायक बनाने का श्रेय डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता दोस्तों। यानी वो एक्सपोर्ट होने लायक था नहीं, लेकिन दोस्तों उसको एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि मसालों का व्यापार होता था, लेकिन दोस्तों यहां पर डचों के द्वारा पहली बार भारतीय वस्त्रों का भी व्यापार होना शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, भारतीय वस्त्रों का निर्यात, जी हां दोस्तों, निर्यात प्रारंभ हो गया। यानी इसका भी एक्सपोर्ट दोस्तों यहां पे शुरू किया गया और इसके लिए श्रेय किसे दिया जाता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। लेकिन अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1602 में, याद है ना आपको, 1602 ईस्वी में। लिख रहा है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ दोस्तों? तो याद रखेगा एक युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध। क्या हुआ दोस्तों? वेदरा का युद्ध। और इस वेदरा के युद्ध में दोस्तों इनका पूरी तरह से पतन हो गया। कब दोस्तों? बाद में होता है 1759 ईस्वी में दोस्तों वेदरा का युद्ध लड़ा गया है। अभी चलेंगे 100-150 साल चलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है।
2-3 सवाल दोस्तों मैं चाहता हूं अंग्रेजों से संबंधित भी हो जाए। लिख रहा भारत आने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी कौन थे। जी हां दोस्तों, जो भारत में पहली बार आए थे तो इसमें नाम आता दोस्तों रॉल्फ फिच का। किसका नाम आता दोस्तों? रॉल्फ फिच का। एक सवाल और भी आपने पढ़ा होगा कि अकबर के दरबार में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज व्यापारी आया था, तो हम इसी रॉल्फ फिच का नाम पढ़ते हैं। यहां रॉल्फ फिच और 2 लोग हैं दोस्तों, एक का नाम है जॉन न्यू बेरी। क्या नाम दोस्तों? जॉन न्यू बेरी। ये 2 ऐसे लोग हैं दोस्तों जो पहली बार दोस्तों अंग्रेज व्यापारी थे, जो पहली बार दोस्तों भारत आए थे, अंग्रेज व्यापारी थे। ठीक है, और कब आए थे दोस्तों? याद रखेंगे 1586-87 के दौरान आए थे। उस समय दोस्तों राजा कौन था? तो उस समय अकबर का शासनकाल था और अकबर के समक्ष ये उपस्थित भी हुए थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? वहीं दोस्तों हमने क्या पढ़ा? वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली था और 1596 ईस्वी में दोस्तों पहली बार डच आए थे। ठीक है, 1596 में। और डचों से पहले भारत में कौन आ गया दोस्तों? आने का क्रम देखा जाए तो अंग्रेज पहले आए लेकिन कंपनी बाद में बनी है। ठीक है, अंग्रेज पहले आए लेकिन कंपनी बाद में बनी है। लिख रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों कब होती? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों ये बाद में होता है। ये 1586-87 में आएंगे, वापस चले जाएंगे और 1599 ईस्वी में आकर के दोस्तों इस ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है। देखिए ये भी मैं आपको बता दूं किसके समय में स्थापना होता है, तो अकबर के समय में स्थापना होता है। लेकिन एक सवाल और ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड की जो महारानी रहती दोस्तों एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना अधिकार पत्र दिया, तो ये अधिकार पत्र देती है सन 1600 ईस्वी में। इसीलिए दोस्तों कभी कभी आप ये पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में हुआ है और कभी आप ये पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सन 1600 में हुआ है। तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो सीधे सीधे 1599 बताइए, और पूछे अगर अधिकार पत्र इसको कब मिल गया इंग्लैंड की महारानी से, तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप बताइएगा सन 1600 में इनको अधिकार पत्र मिल गया। वैसे तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो पुर्तगालियों और डचों के बारे में डिस्कस किया, थोड़ी सी बातें हम अंग्रेजों के बारे में डिस्कस की। आगे की क्लास में दोस्तों हम अंग्रेजों के बारे में भी पढ़ेंगे, डेनिश के बारे में पढ़ेंगे और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए स्टडी 91 पे एक बात तो है कि क्लास शुरू होती है और कब समाप्त हो जाता पता भी नहीं चलता। देखिए उसमें मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि क्लास का समय आपको पता नहीं चलता। जब क्लास अपने रिदम में चलती है ना और सब कुछ समझ में आता है ना, तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से, प्लीज आप कमेंट भी जरूर किया करिए, आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों लाइक भी करिए। ठीक है, आपसे निवेदन है, और लोगों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ पाएं और वीडियो को देख पाएं। बहुत सारे विषय दोस्तों पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंडरेड नोट्स हैं। अब तो हैंडरेड नोट्स के अलावा किताबें भी आ गई हैं, कोर्स आ गए हैं। तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। कंटेंट के बारे में आप जानते हैं कि स्टडी 91 है तो कंटेंट में दम होगा। नितिन सर हैं तो टेंशन की बात नहीं है, जो भी विषय पढ़ाएंगे मजबूती के साथ पढ़ाएंगे। थोड़ा लेट आते हैं लेकिन देर आते हैं दुरुस्त आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।